Good morning, class 8. I am Ved Prakash. Today we continue our first chapter, crop production and management. कल हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो भी हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अपने प्रोडक्ट को क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, सोइंग के बारे में। आज हम बात करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, जो भी हम खाद हम यूज़ करते हैं अपने खेतों में, किसके लिए? खेती में यूज़ करने के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे हमारे पास वो दें, क्या नाम है, हमारा जो फूड है वो ज़्यादा निकले। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। वो चीज़ जो कि हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं, सॉइल में मिलाते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लांट हो वो ग्रोथ उसकी अच्छी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूड दे। ओके, फूड दे, फ्रूट्स दे, एक्सेट्रा। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिशन टू द क्रॉप्स। दीज न्यूट्रिशन आर द एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सॉइल क्या करते हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट को सप्लाई करते हैं, और ये सभी न्यूट्रिशन प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ह्यूमन बीइंग में भी अगर कोई भी न्यूट्रिशन कमी होगी तो उसको कोई ना कोई डिसीज़ हो जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर प्लांट में भी न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हमारे प्लांट में कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। ओके, इन द सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrition. अगर एक सर्टेन एरिया में फार्मर जो होते हैं अपनी क्रॉप लगातार ग्रो करते रहते हैं बहुत सालों तक, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? उसका मेनली एक इफ़ेक्ट ये होता है कि लगातार एक ही जगह पे खेती करने के कारण उस सॉइल की जो भी फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी क्वांटिटी या पॉसिबिलिटीज़, न्यूट्रिशन, वो सब फिनिश हो जाता है। ओके, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। ओके, लगातार अगर हम एक ही जगह पे खेती करेंगे तो हमारी जो सॉइल है उसका न्यूट्रिशन पुअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल विद द न्यूट्रिशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड द मैन्योरिंग। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं अपनी किसमें, सॉइल्स में, ताकि क्या है कि सॉइल की में जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो बनी रहे। ओके, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम प्रॉपर तरीके से या फिर कम मैन्योर डालेंगे तो उसका रीज़न भी हमें ही मिल रहेगा। उसमें रीज़न ये होता है कि हमारे जो प्लांट्स होता है वो वीक हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, एक्सेट्रा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants and animal waste. Farmers dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. मैन्योर क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक मीन्स यहाँ पे नेचुरल चीज़ है, जो कि हम कहाँ से बनाते हैं, डिकम्पोजिशन करके। डिकम्पोजिशन मतलब जो भी प्लांट का, एनिमल का वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम उसे मैन्योर के रूप में चेंज करते हैं। ओके, द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो ये हमारे जो भी हमने प्रोडक्ट इकट्ठा किए हैं प्लांट के, एनिमल के, वो किसके द्वारा होते हैं? जब हम इसे इकट्ठा करते हैं, बहुत दिनों तक गड्ढे में रखते हैं, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, उनको ब्रेक डाउन मतलब उसको तोड़ तोड़ के एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा बाद में मैन्योर बनता है। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। ये डिकम्पोज मैटर होता है, हम इसे ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर द रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिशन। फर्टिलाइजर, हम फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं अपने यहाँ। फर्टिलाइज़र क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, वो कुछ केमिकल से मिलके बनता है, जो कि एक मोस्टली फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ओके, ऑलरेडी बता दिया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये सारे क्या हमारे फर्टिलाइजर्स हैं जो हम सॉइल्स को देते हैं अपने प्लांट्स के लिए। बट ये कई बार हम इसका ज़्यादा यूज़ कर लें तो ये हार्मफुल होता है हमारे प्लांट्स के लिए भी।
The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. फर्टिलाइजर्स के यूज़ से हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. फर्टिलाइजर्स के कारण एक मेनली कॉज ये भी होता है कि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. ऐसा इसलिए है कि सॉइल की जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को होल्ड करने की, वाटर की भी या प्लांट की भी, वो लूज़ हो जाती है. इसलिए हमें फर्टिलाइज़र्स कम से कम या फिर जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए. हर बार बार फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होना चाहिए. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. इसीलिए हम फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने क्रॉप्स को, मैंने बताया था, कंटिन्यू हम क्रॉप करेंगे तो सॉइल की न्यूट्रिशन चली जाएगी. इसलिए हम क्या करते हैं कि हर 2 क्रॉप्स के बाद अपने उसमें फील्ड को फ्रीली छोड़ देते हैं वन टाइम के लिए. वन टाइम के बाद वो दोबारा फर्टिलिटी खुद से आ जाती है. ओके. द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर्स एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. अगर हम मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉइल में फर्टिलिटी तो रहेगी, प्लस वाटर कैपेसिटी की जो वाटर कैपेसिटी करने की जो उसके पास कैपेसिटी है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी. इसलिए हमें ज़्यादातर मैन्योर यूज़ करना चाहिए. अनदर मेथड फॉर रिप्लेसिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिशन थ्रू द क्रॉप रोटेशन. दूसरा तरीका ये है कि हम अपने फील्ड में क्रॉप रोटेशन वाइज करें. रोटेशन वाइज मीन्स पहले वीट लगा दिया, फिर राइस, फिर शुगर कैन, फिर वेजिटेबल, इस तरीके से डिफरेंट. इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं. This is done by the growing in different crops alternatively. Early farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. ठीक है. इसका एक एग्जांपल है कि जो हमारे नॉर्थ इंडियन फार्मर्स हैं, नॉर्थ इंडियन समझते हैं, जो ये हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इधर के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते हैं. जैसे एक बार उन्होंने पैडी ग्रो कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम वीट ग्रो करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर पैडी, फिर वीट, ऐसे. ओके. दिस हेल्प टू रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन. इसके कारण क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है. फार्मर्स आर बीइंग द एनकरेज टू अडॉप्ट टू दिस प्रैक्टिस. अब फार्मर्स क्या हैं कि इसकी तरफ इच्छुक हो रहे हैं कि उसको वो एक्टिव करें. एक आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा एक बैक्टीरिया के बारे में, राइजोबियम बैक्टीरिया. ये हमारे जो होते हैं लेग्यूम्स, समझते हैं आप, दालें, उनके प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं. जो उनका काम क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं. क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करना इनका काम होता है. नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. फर्टिलाइज़र आर मेन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है. मैन्योर जो होता है हमारे पास ऑर्गेनिक होता है, एक छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के द्वारा बनाए जाते हैं. कैटल डंग, प्लांट वेस्ट मटेरियल के द्वारा के बने होते हैं. फर्टिलाइज़र फैक्ट प्रिपेयर होते हैं कंपनियों में. अब मैंने हमारे फील्ड प्रिपेयर होते हैं एक नॉर्मल ओपन फील्ड में. फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हमारे सॉइल को. ह्यूमस समझते हैं, थोड़ी बहुत आर्द्रता. और मैंने ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं. फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम होता है और मैन्योर में कम होता है. ओके. मैन्योर का एक एडवांटेजेस कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर. ओके. सॉइल पोरस मतलब सॉइल में थोड़े थोड़े होल कर देता है ये, जिसके कारण क्या होता है कि ईजिली गैस एक्सचेंज होती है, जिसके कारण हमारे पास सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है खेती के लिए. और ये माइक्रोब्स के लिए फ्रेंडली होता है. और ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इरिगेशन. जहाँ हमने फर्टिलाइजेशन कर दिया था, अब इरिगेशन मतलब पानी की ज़रूरत होगी हमारे अपने खेतों की. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइफ. जीने के लिए पानी जो होती है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स. वाटर मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे प्लांट होते हैं उनके रूट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी प्लांट ही एब्जॉर्ब करता है सॉइल के द्वारा, और कई बार वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है तो फिर वो उसके थ्रू भी चला जाता है.
Plant contain nearly 90% water. Water is essential because the germination of seed does not take place under the dry condition. Nutrition dissolve in water and transferred to each part of the plant. ओके, ये आपको पता है कि वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो फूड जो हमारा प्लांट है उसका जर्मिनेशन मतलब वो ग्रो नहीं करेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वाटर के अंदर हमारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर के साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द फ्रॉथ एंड फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। ओके, वाटर और किस तरह जाता है कि अगर हमारे पास कभी बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, गर्मी हो जाए, तो उससे भी में भी बचाने का काम करता है प्लांट्स पे, क्योंकि प्लांट्स भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट नहीं सह सकते, जैसे कि ह्यूमन बींग्स गर्मी नहीं सह सकते ज़्यादा, उसी तरह प्लांट्स भी होते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल ऑफ फॉर हेल्थी क्रॉप्स ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। हमें इसे मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने अपने क्रॉप्स को रेगुलरली वाटर्स देना चाहिए। ओके, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। लगातार सप्लाई करना वाटर की एक प्रॉपर इंटरवल के साथ, इसे हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम ऑफ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो भी हमारे पास वाटर सबके सप्लाई के इंटरवल्स हैं वो डिपेंड करता है हमारे क्रॉप के ऊपर। जैसे राइस में हमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, वीट में हमें कम चाहिए। ओके, इसी तरह हमारे पास जो पैडी होती है मेज, उसमें भी हमें कम चाहिए होता है। ओके, सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है, और हमारे सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें कितने वाटर की ज़रूरत है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, हम पानी कहाँ कहाँ से लेते हैं, वेल से, कुएं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से। ओके, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑप्शन है कि हम कहाँ कहाँ से अपने पानी ले सकते हैं। कुछ पिक्चर्स में देखिए कि अलग अलग तरीके से हम, जैसे कि अपने यहाँ यूज़ करते, जैसे मॉट है, नदी से निकाला, चैन पंप है, पंप के थ्रू, फिर नेक्स्ट ये धेकली, फिर ये भी सेम उसकी तरह ही है, फिर ये काव वाला बहुत पहले चलता था और अभी भी ये साउथ में कुछ एरियाओं में चलता है, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाथ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। आजकल कुछ मॉडर्न मेथड्स आ चुके हैं इरिगेशन के। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि हमें एक तो टाइम कम होता है इरिगेशन करने में, कम टाइम लगता है, और सेकंड चीज़ कि पानी का वेस्टेज कम हो जाता है। नंबर 1 फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम। वेट 1 सेकेंड। लंबा हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देयर आर 2 मेथड्स। नंबर 1 इज स्प्रिंकल मेथड, नंबर 2 ड्रिप मेथड। Sprinkle method, this system is more useful on the uneven land where the sufficient water is not available. The perpendicular pipes having the rotating nozzles on the top are joined to main pipeline to the regular interval. हम क्या करते हैं कि जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसे परपेंडिकुलर उसमें बहुत सारे पाइप्स जोड़ देते हैं, ठीक है, और उन सभी का कनेक्शन जो मेन वाला पाइप होता है उससे हम कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि सारी जगह पानी पहुंचता रहता है प्रॉपर इंटरवल के साथ, प्रॉपर प्रेशर के साथ, और तो थोड़ा थोड़ा उस पर छिड़काव टाइप का हो जाता है। ओके, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है आपको, जैसे आजकल आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े फील्ड पार्क में भी देखा होगा जो आजकल यूज़ करी जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। हम क्या करते हैं कि ड्रिप मतलब कि छोटी छोटी बूंदें हम अपने प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली गिराते हैं। ओके, जैसे हम ज़्यादातर इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्रूट्स वाले प्लांट में, गार्डन्स में, ट्रीज़ में, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि वाटर हमारा बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। इसमें देखिए आप सिंगल एक हम क्या करते हैं कि सिंगल ही एक पाइप से हम इसमें कनेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वीड्स मतलब यहाँ पे खरपतवार कि जो भी हमारे पास अगर हम अपनी कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके साथ जो अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं तो हम यहाँ पे वीड्स कहते हैं। ओके, इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दिस आर अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो भी हमारे जो अपने आप से प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं हमारे प्लांट्स के बगल में छोटे मोटे, उसे हम वीड्स कहते हैं, जिसे हम खरपतवार है। अब हमें जो इसके रिमूव करने के लिए जो जिस चीज़ की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग।
Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for the nutrition, water, space, and light. Thus, they affect the growth of light. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and the human beings. क्या होता है कि जो हमें वीड, सबसे पहली ज़रूरी बात है कि वीड्स हमें हटाने की क्या ज़रूरत है। वीड हटाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि प्लांट के साथ जो हमने प्लांट को न्यूट्रिशन दिया, वाटर दिया, लाइट मिली है, उन सब के साथ वो कंपटीशन करते हुए वो सब कुछ टेक इन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे प्लांट्स को कम से कम मिलता है। कई बार क्या होता है कि वीड्स इतने हार्मफुल होते हैं कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए कि मे बी वो पॉइजनस हो, तो इसलिए हमें वीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे हटा दें, क्योंकि अगर हम वीड्स नहीं हटाएंगे तो हमारा प्लांट पहली बार प्रॉपर ग्रो नहीं होगा, और मे बी अगर वो वीड्स पॉइजनस हुआ तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के लिए हार्मफुल होगा। ओके, फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. ट्रेलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स. फार्मर्स बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, हटाने के लिए. सबसे पहले वो स्टार्टिंग में टीलिंग करते हैं. टीलिंग मीन्स खेतों को जब जोतते हैं तो उस समय सारे वीड्स रिमूव हो जाते हैं. ओके, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल. ये सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने वीड्स को हटाने के लिए. और जब हम वीड्स को यूज़ करने के लिए कुछ केमिकल यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स. जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे 2,4-D. ओके, ये हमारा एक वीडिसाइड है जिसको हम स्प्रे करते हैं तो हमारे वीड्स अपने आप ही डेड कर जाते हैं. चलो नेक्स्ट यहाँ पे 2 टॉपिक है. अभी से ओवरव्यू देता हूँ इसका, बाकी एक्सप्लेनेशन कल आज ही फिनिश कर दें. ओवरव्यू देता हूँ, बाकी कल थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिनिश कर देते हैं. जैसे कि बात करते हैं हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स जैसे कि हमने अपने खेत लगा दिए, क्या क्या कर दिया देखो दोबारा से. सॉइल प्रिपेयर किया था पहले हमने. ओके, फिर बीज लगाए थे, फर्टिलाइजर्स मैन्योर ऐड किए, पानी दिया, वीड से बचाया. अब हमारे क्या होगा, प्लांट प्रिपेयर हो जाएगा. प्लांट प्रिपेयर हो जाएगा तो हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स हम उससे कट करेंगे. कट करने के बाद हम उसे स्टोरेज करेंगे. अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की. हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जब हम अपने प्लांट्स हमारे प्रॉपर ग्रोथ कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं. कटिंग के लिए हम या तो हम वर्कर्स यूज़ करते हैं या फिर हमारे पास आजकल मशीन्स आ चुकी हैं. ओके, इसके द्वारा हम अपने प्लांट्स को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. स्टोरेज यहाँ पे हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for cereals crop for mature. 3 से 4 मंथ लगते हैं हमारे सेल्स को ग्रो करने में. उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेते हैं. आजकल हम मशीन से यूज़ कर लेते हैं या फिर नॉर्मल पहले हम सिकल्स, जिसे हम हथिया कहते हैं, आई थिंक मुझे याद नहीं है बट ऐसा कुछ कहते हैं, जो आपके पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा हम इसे हेल्प से कटिंग कर लेते हैं. या फिर आजकल ये मशीन आ गई है जिसे हम यहाँ पे कंबाइन कह रहे हैं. नेक्स्ट उसके बाद हम इसमें से अपने जो भी हमारे पास वो आया है, क्या नाम है, फूड आया है या फिर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट आया है, उसे हम कैसे रिमूव करेंगे. इसे हम रिमूव करते हैं विनोइंग मशीन से. विनोइंग मशीन से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट का लीव्स हैं, स्ट्रॉ है, डंडियाँ हैं, वो रिमूव हो जाएगी. जो फ्रूट जैसे दाने हैं वो बाहर आ जाएंगे इसकी हेल्प से. ओके, उसके बाद हमारे ये आगे हम स्टोरेज करेंगे. स्टोरेज करने की क्या ज़रूरत है, ताकि कोई भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े या ख़राब ना हो, एटमॉस्फेयर से ख़राब ना हो, बारिश ना हो जाए, इसलिए हम इसे एक स्टोरेज करते हैं. स्टोरेज करने के लिए हम एक प्रॉपर स्पेस बनाते हैं जहाँ पर हम इसे स्टोरेज करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, आपका बेटा ये चैप्टर फिनिश हो गया. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस चैप्टर में पूछ सकते हैं मुझसे. ठीक है, आप इसे कंप्लीट रीड करके लाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसे एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने के लिए. ओके, जो भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फ़िलहाल रफ कॉपी में करना. बुक्स या फिर फेयर कॉपी अभी गंदा मत करना, मैं करवाऊँगा खुद से. ओके, थैंक यू. उम्मीद है आप लोग को बेटा चैप्टर समझ में आया होगा. अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें चैप्टर के बारे में. थैंक यू.